हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। उम्मीद है आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो या पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी। और आज की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरीज है और जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो आज ही की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो कल की क्लास में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, है ना। चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। सी, पार्टनरशिप्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप इज बोर्न आउट ऑफ एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है, क्लियर है, ये पार्टनर्स के बीच बनता है ना। अगर मान के चलते हैं अपन कि भाई दो पार्टनर है, ए एंड बी, इन दोनों ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप में बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करा। कुल मिलाकर इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई या पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया। अब ये इनका पुराना एग्रीमेंट है। अब ये क्या करना चाहते हैं, इस एग्रीमेंट में बदलाव करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें क्या करना पड़ेगा, जब पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें अपने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके एक नया सेपरेट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अभी एक नया सेपरेट एग्रीमेंट बनाएंगे, राइट। और इस पुराने एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको बदलकर इस नए वाले एग्रीमेंट में रीराइट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पुराने एग्रीमेंट को चेंज करके नया एग्रीमेंट बनाना ही क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, राइट। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, यहां पर जो क्वेश्चन हमने लिया है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने आंसर लिखा है कि आपको 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता तो कितना इसमें लिखना है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आई रिपीट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, राइट। सो यहां पर इसकी डेफिनेशन देखिए रखिए, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, मींस अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से मतलब है कि पार्टनर के बीच में जो ऑलरेडी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में बदलाव करना, पुराने एग्रीमेंट को हटाकर नया एग्रीमेंट लेके आना, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही सिंपल क्या होता है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में परिवर्तन करना। अब ये परिवर्तन कई कारण से हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा पार्टनर से 2 ए एंड बी, राइट। अब इन ए एंड बी जो थे ये दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वल। अब इन्होंने तय करा कि यार आप फ्यूचर में हम अपना प्रॉफिट को इक्वल शेयर नहीं करेंगे, बल्कि अब इसको हम शेयर करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो इन्होंने क्या करा, अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाया, राइट। और इस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना। इसके अलावा मान लीजिएगा 2 पार्टनर थे पहले, ए एंड बी, ये दोनों फर्म चलाते थे, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। अब एक नया पार्टनर आ गया, इस केस को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अब क्या होगा, नई पार्टनरशिप बनेगी। पहले पार्टनरशिप थी ए और बी के बीच में, अब पार्टनरशिप होगी ए, बी और सी के। तो ऐसे सिचुएशन में पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, नया एग्रीमेंट रेडी किया जाएगा। बस पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट बनाना, क्लियर है, यानी कि एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि भाई मान लीजिएगा 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी, है ना। ए फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी केस में, ठीक है, पहले एग्रीमेंट था ए बी सी के बीच, अब एग्रीमेंट बनेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच, जो कौन है, बी और सी के बीच। तो क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में परिवर्तन हुआ, बस इस केस को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस, और है ना, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट, या व्हाट आर द कॉजेस, रीजन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
कुल मिलाकर पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी कंडीशंस बनती है या कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो जब आप बिजनेस करते हो ना पार्टनरशिप में, तो हम आज हमने कोई एग्रीमेंट बनाया, कल को समय में बड़ी बदलाव आया, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें बदलाव आया, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, किसी भी कारण से अगर हमारे आज के एग्रीमेंट में बदलाव करते हैं तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदलाव के कई सारे कारण हो सकते हैं, बट अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो भी आप इसका आंसर कर पाओगे, राइट। मैंने उसी हिसाब से इसको लिखा है। तो अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन आता है आपको कि भाई आपको लिखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म के कौन कौन सी है ना कंडीशन है, तो आंसर्स लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी मान लीजिएगा फर्म में 2 पार्टनर थे ए एंड बी, राइट। इन दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा, इन दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करा, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट बनाया। अब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, जैसे कि ए बी पहले से पार्टनर थे, सी आया, तो अब जो फर्म में एग्रीमेंट होगा वो किन के बीच होगा, ए बी और सी के, पहले इन दोनों के बीच था। तो ये जो पुराना एग्रीमेंट था इसे कैंसिल करेंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण हो सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी नए पार्टनर के फर्म में आने से फर्म की एग्रीमेंट में जो बदलाव होता है, राइट, रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई पहले मान लीजिएगा 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, क्लियर है, सी की डेथ हो जाती है या फिर ये फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले एग्रीमेंट तीनों के बीच था, अब बचे कितने पार्टनर, 2, तो अब एग्रीमेंट किन के बीच होगा, ए और बी के। पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, नया एग्रीमेंट अप्लाई होगा, राइट। 2 कारण हमने पढ़े, पहला कारण एक तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दूसरा ठीक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। अब तीसरा क्या कारण हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, क्लियर है। तीसरा कारण यहां पर हमने लिखा हुआ है, क्लियर है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पार्टनर्स पहले प्रॉफिट बांटते थे मान लो बराबर, अब उन्होंने तय करा कि भाई है ना अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि पहले पार्टनरशिप में जो पार्टनर थे वो प्रॉफिट बांटते थे 2:1 में, अब उन्होंने तय करा कि फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, 5:7 में। तो पहले एग्रीमेंट था 2:1 का, अब एग्रीमेंट है 5:7 का। तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, नया एग्रीमेंट चालू। चौथा कारण हो सकता है अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। क्या होता है अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स का, जब 2 अलग अलग फर्म एक हो जाती है, यानी कि 2 अलग अलग बिजनेस थे, 2 अलग अलग फर्म थी, ये दोनों मिलकर एक हो गई, राइट, यानी कि 2 अलग अलग फर्मों का एकीकरण होना अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, क्लियर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे पहले पार्टनरशिप फर्म थी ए और बी की, और इधर सी और डी अलग पार्टनर थे, ये अलग बिजनेस चला रहे थे, ये अलग बिजनेस चला रहे थे। इन चारों ने मिलकर तय करा कि चलो है ना अलग अलग कंपटीशन क्यों करना, एक साथ मिलते हैं, और ये चारों ने मिलकर क्या करा, एक नई फर्म बनाई। अब ये चारों मिलकर पार्टनर्स बन गए, राइट। तो पहले इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था और इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का पुराना जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट बनाएंगे हम इन 4 पार्टनर्स के बीच का, राइट। तो ये हो जाता है अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म का। अगला, चेंज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा है ना, पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो सिंपल आंसर हम पढ़े, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर के बीच में लिखित समझौता ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब ये पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, ये पार्टनरशिप फर्मों को चलाने से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे होते हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से टर्म्स होंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी, वो सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए हम हजारों टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। इन 1000 में से अगर एक कंडीशंस को भी अगर हमें बदलना हुआ तो क्या करना पड़ेगा कि पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई टर्म्स या कंडीशंस को बदलना हो तो ऐसे सिचुएशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, राइट। तो टोटल हमने 5 कंडीशंस पढ़े हैं, एक बार थोड़ा सा ओरली करते हैं कौन कौन सा। पहला हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। पहली, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तीसरा हमने पढ़ा था ना चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा हमने पढ़ा
अमलगमेशन ऑफ टू फर्म। पांचवें की अगर अपन बात करें तो वो था चेंज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? त्याग करना। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के फेवर में पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करने के कारण पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट में डिक्रीमेंट होता है और जो नया पार्टनर आता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग में इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा कई बार पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि दो पार्टनर है ए एंड बी, ये दोनों ही एक फर्म के बराबर के पार्टनर्स हैं। बराबर का मतलब है जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% प्रॉफिट ए को मिलेगा, 50% प्रॉफिट बी को मिलेगा, राइट। नाउ उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। इट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 75% किसको मिलेगा? ए को, एंड 25% किसको मिलेगा? बी को। तो यहां पर इन्होंने क्या करा? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन के कारण इस ए को पहले बी को पहले 50 मिलता था, अब कितना परसेंट मिलेगा? 25। तो बी क्या करेगा? बी अपने प्रॉफिट अपना 25% शेयर, अपना 25% प्रॉफिट शेयर किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर देगा? ए के में। तो यहां पर ए क्या करेगा? गेन, क्योंकि इसको मिलेगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज होगा। और बी क्या करेगा? बी करेगा सेक्रीफाइस। तो बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? है ना, डिक्रीमेंट होगा, है ना, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट जाएगा, राइट। सो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वह रेशियो है इन विच जिसमें द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गिव अप मतलब सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। Sacrificing ratio is the ratio in which the existing partner give up a part of their profit share in favor of a new partner. Profit sharing ratio वह रेशियो है जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। Sacrificing ratio is calculated at the time of admission of a new partner. एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर, और एक और कंडीशन है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन के टाइम पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीजेस ड्यू टू सेक्रीफाइस। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिक्रीमेंट यानी कि कमी आती है, और जो गेन करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, राइट। अगर बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो जो ओल्ड रेशियो था उसमें से क्या कर देना है? न्यू रेशियो को माइनस कर देना है। जैसे यहां पर क्या था, है ना, इनका रेशियो 1:1 था, यानी कि ए कितने का पार्टनर था? ए पार्टनर था 1/2। बट पहले के जो ए और बी थे, दो पार्टनर थे, जो भी प्रॉफिट होता था उसके दो हिस्से होते थे, एक हिस्सा ए के पास और एक हिस्सा बी के पास। जो भी प्रॉफिट कितने हिस्से बने? दो में से एक ए के पास और दो में से ही एक बी के पास। 1/2 भाई 1/2 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो वो कितना बनता है? 50%। तो पहले ए और बी को 1/2 मिलता था। अब जो नई पार्टनरशिप होगी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगी 3:1 की। इट मींस कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके कितने हिस्से होंगे? 4 में से 3 मिलेंगे ए को और 1 मिलेगा बी को, राइट। तो टोटल नई पार्टनरशिप में 4 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, ए को हिस्से मिलेंगे 3 और बी को मिलेगा 1। कितने में से? 4 में से। 3/4 का मतलब होता है 75%, 1/4 का मतलब होता है 25%, राइट। अब मैं 1/2 में से 3/4 को अगर घटा देता हूं तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने कितना गेन किया। यह हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं। आज की हमारी क्लास थ्योरी की है और इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ही ध्यान देना चाहता हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गेनिंग रेशियो। देखो सेक्रीफाइस का उल्टा होगा गेनिंग। एक अगर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो, गेनिंग रेशियो वो रेशियो है ना, इन विच द रिमेनिंग पार्टनर अक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम
फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम अ रिटायरिंग अ डिसीज्ड पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर वह पार्टनर होता है जिसमें, या सॉरी, गेनिंग रेशियो वह रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर या कोई जो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है उसका शेयर क्या करते हैं, गेन करते हैं, राइट। यानी कि जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा वो क्या करेगा, वो अपना शेयर बचे हुए पार्टनर को बेच के जाएगा। तो जाने यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर अब किसके नाम पर आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर के। तो रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा, राइट। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीजेस। देखो, गेनिंग रेशियो से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंक्रीमेंट होगा। गेनिंग का मतलब इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बढ़ोतरी होगी, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिएगा 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, राइट। ये तीनों पार्टनर है, मान के चलिएगा 3:2:1 के, यानी कि टोटल जितने भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 3 हिस्सा इसको, 2 हिस्सा इसको, 1 हिस्सा इसको मिलता है। यानी कि टोटल जितने भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के 6 हिस्से होते थे। अब यहां पर फर्म से बी हो जा रहा है रिटायर। तो रिटायर होने पर बी क्या करेगा, अपने 2 शेयर ए और सी को बेच के चले जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ए कितने शेयर खरीदता है और बी कितने शेयर खरीदता। मैं कंडीशन मान के चलता हूं कि ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, अपना 50% शेयर ए को और 50% शेयर सी को बेच के जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बी के जाने के बाद ओनली कितने पार्टनर्स बचेंगे, 2, है ना। बी के जाने के बाद 2 ही बचेंगे। अब पहले ए का शेयर था 3 और सी का था 1। हुआ क्या, बी पार्टनरशिप छोड़ के चला गया, 2 शेयर थे, 2 में से 1 शेयर वो ए को बेच के चला गया और 1 शेयर सी को बेच के चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में ए के शेयर, ए ने भी क्या करा, गेन करा, सी ने भी क्या करा, गेन, क्योंकि इनको मिला, है ना। और ये छोड़ के गया, ये सेक्रीफाइस करके गया। तो ऐसी सिचुएशन में गेनिंग के टाइम पर, ठीक है, जो पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो, बिल्कुल जो फॉर्मूला हमने अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। क्लियर है, हमने पहले पढ़ा था ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग में क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। आई होप समझ में आया होगा। पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दोनों हमने अभी पढ़ा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पढ़ा और गेनिंग रेशियो भी पढ़ा, ठीक है। तो देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला मीनिंग की बात करें तो मीनिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ा रहा हूं भाई। इट इज द रेशियो, ये वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, गिव अप, यानी कि अपना शेयर त्यागते हैं नए पार्टनर के फेवर में। और गेनिंग में क्या होगा, रिटायर जो हो रहा है पार्टनर वो अपना शेयर बेच के जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा। तो इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन द शेयर ऑफ अ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। गेनिंग पार्टनर रेशियो वह रेशियो है जिसमें बचे हुए पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज का मतलब था डेड, है ना, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, क्लियर, उस पार्टनर के शेयर को अक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरा कब कैलकुलेट करते हैं, तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा। नया पार्टनर फर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर को अपने हिस्से का कुछ हिस्सा नए के फेवर में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गेनिंग कब होगा, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। तो रिटायर्ड पार्टनर या डेड पार्टनर के शेयर बचे हुए पार्टनर के पास आ जाएंगे। फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड में से न्यू घटा दो, और गेनिंग बिल्कुल उल्टा कर दो, यहां पर ओल्ड में से न्यू घटाया था तो यहां पे न्यू में से ओल्ड घटा दिया। पर्पस क्यों हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, भाई ये यूज किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये हम आगे जो क्लास हम पढ़ने वाले ना न्यूमेरिकल्स की, मैं उसमें आपको बताने वाला हूं गुडविल क्या होती है। और गुडविल क्या होती है इसकी थ्योरी तो हम आज ही पढ़ लेंगे, बट गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे इसकी एडजस्टमेंट की जाती है, कैसे इसको, है ना, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, इसलिए आज थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स। और गेनिंग पार्टनर भी, गेनिंग रेशियो भी क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए होता है, लेकिन ये रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। इफेक्ट ऑन शेयर की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कारण जो बचे हुए जो पार्टनर्स हैं, क्लियर है, ओल्ड पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आती है
और गेनिंग रेशियो के केस में जो बचे हुए पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज गुडविल। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज गुडविल। एक लाइन में समझो गुडविल का मतलब क्या होता है। एक लाइन में भाई, गुडविल का मतलब होता है एक कंपनी, एक बिजनेस, एक कोई भी फर्म जो होती है, उस फर्म की, उस कंपनी की मार्केट में जो रेपुटेशन होती है, मार्केट में उसकी जो ब्रांड इमेज होती है, उस रेपुटेशन को, उस ब्रांड इमेज को ही गुडविल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिएगा कपड़े की शॉपिंग करते हैं, तो आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर दुकान पर विजिट करते हैं। दुकान पर आप उस दुकान पर विजिट क्यों करते हैं? क्योंकि उस दुकान का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, उस दुकान पर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिलता है, तो उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन बन गई, एक बड़ा नाम बन गया। तो ये जो नाम बना ना, इस नाम को, इस रेपुटेशन को ही गुडविल के नाम से जाना जाता है, राइट। अगर फर्म की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है तो उस अच्छी रेपुटेशन के कारण उसका जो मार्केट में नाम बनता है, उस नाम को ही गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज गुडविल। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की रेपुटेशन की वैल्यू को गुडविल कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट दैट आ फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स गुड नेम, कस्टमर ट्रस्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, लोकेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो मार्केट में जब कोई बिजनेस, देखो, जब कोई बिजनेस अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है, रीजनेबल प्राइस पर बेचता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, कस्टमर बार बार उसी दुकान से सामान खरीदना चाहता है, मार्केट में उसकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है कि भाई यहाँ पर अगर हम सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें क्वालिटी का सामान मिलेगा, रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। कल को अगर हमें प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेंट को भी बड़ी आसानी से यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। कस्टमर के माइंड में जो इमेज बनी ना, पॉजिटिव इमेज बिजनेस के लिए, या है ना, तो इस पॉजिटिव इमेज को ही हम गुडविल कहते हैं, राइट। और जिस भी बिजनेस में गुडविल होती है, राइट, जिस बिजनेस में गुडविल होती है वह बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है उस बिजनेस के कंपैरिजन में जिसमें गुडविल नहीं होती है। सिंपल भाषा में समझिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से। भाई जिस बिजनेस का, जैसे आपके आसपास जो दुकानें हैं, जिस दुकान का मार्केट में नाम अच्छा है, जिस दुकान की रेपुटेशन कस्टमर्स के माइंड में पॉजिटिव है, कस्टमर उस दुकान पर ज़्यादा जाएंगे जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, और जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है वहाँ कस्टमर कम आएंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी रेपुटेशन होना मतलब गुडविल होना। तो जहाँ गुडविल होगी वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल लाइन में से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं गुडविल क्या है। सो गुडविल इज द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। Goodwill is the capacity of a business to earn extra profit in comparison to other business। यानी कि अदर बिजनेस की तुलना में अधिक प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। क्योंकि भाई हम उसी दुकान पर ज़्यादा विजिट करते हैं जिसकी मार्केट में रेपुटेशन होती है, और जहाँ रेपुटेशन होती है, ठीक है, वहाँ गुडविल होती है, और गुडविल होगी तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ये नेक्स्ट है ना, अदर लैंग्वेज, अदर वर्ड्स में इसका आंसर हो गया। गुडविल हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। गुडविल जो होती है एक बिजनेस की हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में अन्य बिजनेस के कंपैरिजन में। इट इज कंसिडर्ड एन इंटेंजिबल असेट। ये बिजनेस की जो असेट्स होते हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, उसी तरीके से है ना, ये गुडविल भी असेट होती है। लेकिन ये कैसी असेट होती है? इंटेंजिबल असेट होती है। इंटेंजिबल असेट का मतलब ना तो इसे हम देख सकते हैं, ना ही इसे हम छू सकते हैं, लेकिन मार्केट इमेज और ठीक है, इसका जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसको देखकर हम इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो goodwill is an intangible asset because it cannot be seen or touched, but we can feel its presence। ठीक है, हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, ठीक है, because it cannot be seen or touched but it has value। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, पर इसकी मार्केट में एक वैल्यू होती है। जिस तरह से हम बिजनेस में एक मशीन खरीदते हैं, उस मशीन की मार्केट में कीमत होती है, बस ऐसे ही जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के नाम की भी कीमत होती है।
जैसे अगर मान लीजिएगा आप कोई ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो, तो उस बिजनेस की आप असेट्स खरीदोगे, उसकी फर्नीचर खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, स्टॉक खरीदोगे। इनके साथ साथ आप उस बिजनेस का नाम भी यूज करोगे, उस बिजनेस का नाम भी इस्तेमाल करोगे, जिस नाम से बिजनेस था उसी नाम से आप बिजनेस को आगे रन करोगे। तो आपने सिर्फ उसकी जो फिजिकल असेट्स है, टेंजिबल जो असेट है, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स, ये ही नहीं खरीदे, बल्कि उस बिजनेस का नाम भी खरीदा। तो आपने सिर्फ फर्नीचर या अदर असेट का ही पैसा नहीं दिया, बल्कि बिजनेस का नाम यूज करने का भी पैसा दिया होगा, राइट। तो जिस तरह से अदर असेट्स होती है, वैसे ही फर्म की गुडविल की वैल्यू होती है, गुडविल भी वैसी असेट होती है, बट ये इंटेंजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंपल, सबसे पहला इंटेंजिबल असेट। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होती है। इट मीन्स कि गुडविल मार्केट रेपुटेशन या एक बिजनेस की कैपेसिटी होती है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में बिजनेस की हेल्प करती है। ये एक असेट होती है क्योंकि ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, पर ये इंटेंजिबल असेट है, राइट। इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। दूसरा, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। क्या है गुडविल? गुडविल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। एक बिजनेस की मार्केट में जो पॉजिटिव रेपुटेशन है, जो मार्केट में उसकी पॉजिटिव इमेज है, उस इमेज की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? गुडविल। तीसरा, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। गुडविल यानी कि पॉजिटिव मार्केट इमेज, मार्केट इमेज पॉजिटिव होगी, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे, बिक्री ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो जो गुडविल होती है ये बिजनेस को एक्स्ट्रा या मैं कहूं हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, सिमिलर अदर सिमिलर बिजनेस की कंपैरिजन में। चौथी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज अ वैल्यू, इट्स वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम। जो गुडविल होती है, गुडविल की जो मार्केट में वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है, कुल मिलाकर गुडविल की जो वैल्यू होती है ये कम ज्यादा होती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो, कोई फर्मों को खरीदना चाहते हो, कोई फर्म है उसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और आप ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम खरीदना चाहते हो, मतलब आप अपने बिजनेस को इस नाम से चलाना चाहते हो। तो अगर मार्केट में इसकी रेपुटेशन प्लस है, अगर रेपुटेशन बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर रेपुटेशन घटने लगेगी तो इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम की कीमत भी घटती चली जाएगी, राइट। तो मार्केट में जो गुडविल होती है इसकी जो कीमत होती है फ्लक्चुएट होती है, कभी कम कभी ज्यादा, राइट। फिफ्थ पॉइंट है, अराइजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। भाई एक बिजनेस की मार्केट में जो रेपुटेशन बनती है वो रेपुटेशन कई कारण से बन सकती है। हो सकता है कि जिस बिजनेस की हम बात करें वो बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर फुटफॉल ज्यादा हो, मतलब लोगों का आना जाना ज्यादा हो, लोकेशन बहुत प्यारी हो, फेवरेबल लोकेशन हो, कस्टमर सीधा आता है, दुकान विजिट करता है, सामान खरीदता चला जाता है। तो फेवरेबल लोकेशन के कारण मार्केट में उसकी एक इमेज बन गई। या हो सकता है कि जो सेलर है, जो दुकान चलाने वाला, जो माल बेच रहा है, वो कम से कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का माल बेच रहा है। या हो सकता है कि उस दुकानदार का बिहेवियर अच्छा हो, या वो कोई दुकानदार एक ऐसी वस्तु बेच रहा है, राइट, जिसकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, राइट। हो सकता है कि दुकानदार सेल आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी देता हो, कभी भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कस्टमर को परेशान होने दिए बिना ही प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है दुकानदार। इस चक्कर में उसकी मार्केट में रेपुटेशन बन गई, व्यवहार अच्छा है, अच्छी लोकेशन है, कई सारे कारण हो सकते हैं एक बिजनेस में गुडविल के इंक्रीज होने के या गुडविल बनने के, एक मार्केट रेपुटेशन बनने के, राइट। तो यहां पर हमने पढ़े थे टोटल 5 पॉइंट्स कि गुडविल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द 5 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है। यहां पर गुडविल के 3 टाइप दिए गए हैं, ठीक है, समझना। पहला है लोकेशनल गुडविल। लोकेशनल गुडविल का मतलब है आपका बिजनेस जिस लोकेशन पर, वो लोकेशन बहुत फेवरेबल है, वहां पर कस्टमर आसानी से आते हैं जाते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा है, कस्टमर बड़ी आसानी से वहां आपके दुकान तक पहुंच पा रहे हैं, राइट। तो ऐसी गुडविल को लोकेशन गुडविल कहते हैं। और जो लोकेशन गुडविल होती है इसे परमानेंट गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है ना, वो है कैट गुडविल। कैट गुडविल, जैसे बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली का एक कैरेक्टर या नेचर होता है कि वो जनरली एक ही बिल्डिंग में होती है, राइट। ये बिल्डिंग चेंज नहीं करती है, भले ही उस बिल्डिंग का ऑनर
उस बिल्डिंग को छोड़कर चला जाए, लेकिन केट वहीं पर रहती है। ऐसे ही जो लोकेशन गुडविल है, यहाँ पर लोकेशन है, उस लोकेशन पर अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, तो मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। मैं अब अपनी दुकान छोड़ के चले जाता हूँ कहीं और, मेरी जगह पर कोई वो दूसरा बंदा वहां पर आकर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा था उतना ही प्रॉफिट नया बंदा भी कमाएगा, क्योंकि यहां पर गुडविल मेरी नहीं थी, यहां गुडविल उस लोकेशन की थी। वो लोकेशन इतनी फेवरेबल है कि वहां पर जो कोई भी व्यक्ति दुकान खोलेगा उसकी दुकान चलेगी ही चलेगी। और ये जो लोकेशनल गुडविल होती है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा है पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल का मतलब है ये बिजनेसमैन से रिलेटेड। भाई कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट में इमेज अच्छी होती है और कस्टमर सिर्फ उस बिजनेसमैन की का जो नेचर होता है, गुड बिहेवियर जो उसका होता है, उसी कारण इसके दुकान पर आते हैं। अगर मान लीजिएगा कि किसी बिजनेस में दुकानदारी बहुत ज्यादा चल रही है, तो दुकानदारी चलने का कारण उस दुकानदार है, उसका बिहेवियर है। आप अगर उस दुकान को खरीद लेते हैं तो जरूरी नहीं कि जो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आ रहा था ना, वो प्रॉफिट आपको भी मिले, क्योंकि यहां गुडविल उस व्यक्ति की थी, वो व्यक्ति चला गया तो गुडविल उसके पीछे पीछे चली जाएगी। तो अगर किसी बिजनेस की पर्सनल गुडविल है तो उसको खरीदने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। ये एक्चुअली उस बिजनेसमैन से एसोसिएटेड होती है, बिजनेसमैन के अच्छे गुणों के कारण, अच्छी बिहेवियर के कारण, ठीक है, उसके गुड टर्म्स एंड टर्म्स के कारण ही क्या होते हैं, बिजनेस में एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक। तीसरा होता है कमोडिटाइज्ड गुडविल। अच्छा, एक और समझना, ये जो पर्सनल गुडविल होती है इसे डॉग गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो डॉग होता है इसकी नेचर होती है कि ये मालिक के साथ साथ जाता है। बिल्डिंग में मालिक रह रहा था, मालिक ने बिल्डिंग छोड़ दी तो जो डॉग है वो भी मालिक के साथ चला जाएगा। ऐसे ही बिजनेस में अगर गुडविल बिजनेसमैन के कारण है, बिजनेसमैन चला जाएगा तो बिजनेस की गुडविल भी बिजनेसमैन के साथ साथ चली जाएगी, राइट। इसलिए इसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर किसी बिजनेस में गुडविल पर्सनल गुडविल है तो डोंट बाय दैट गुडविल। कमोडिटाइज गुडविल, देखो कमोडिटाइज गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जो कि किसी स्पेसिफिक गुड्स के कारण क्रिएट होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत होती है। अगर आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कस्टमर आपके यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। या कई बार शॉर्टेज हो जाती है और शॉर्टेज के टाइम पे हो सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है और दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपकी जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा, राइट। तो ये होती है कमोडिटाइज गुडविल और इसे रेड गुडविल के नाम से भी जाना जाता। तो आज की क्लास में सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टोटल वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके और आपकी पढ़ाई चल सके बिल्कुल स्मूथली। सो आज के लिए सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।